Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. 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 Good morning, very good morning, everyone. Very good morning. Okay, तो यार मैंने टेस्ट में देखे, मार्क्स देखे, बहुत ही अच्छे थे इस बार। इस बार जो टारगेट था, मतलब जो मैंने पहले भी कहा हुआ था यार, कि 50 to 60% आपको स्कोर मतलब अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। और लेट्स से अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, सो 50% आपको मार्क्स डेफिनेटली आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। एनी हाउ 50% से कम नहीं आना चाहिए। और इस बार काफी सारे लोगों को 50% है। बहुत ही अच्छा है यार। ओके, और एक पॉइंट कि टेस्ट पेपर फिर से ये बार वाला टेस्ट पेपर नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। आपको रीजन पता है, ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस उसमें सारे जो थे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। आपने नोटिस किया या नहीं? हाँ सर। नियरली 20 क्वेश्चंस कहाँ से थे? शीट टाइप के ही थे, ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन था, एक शीट में एक क्वेश्चन था, सेम फ्लाइट वाला क्वेश्चन। उसमें आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछी हुई थी, लेकिन उसमें नोटिस करो कि हमने पी और क्यू पॉइंट ये दिए थे। शीट में आपको पूछा था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बट मैंने आपसे पी क्यू की डिस्टेंस पूछी थी, मतलब ये डायगोनल वाली। इसलिए ये 3 किलोमीटर आंसर नहीं था। आंसर जो भी इस डायगोनल को निकाल के आई गेस 3.6 किलोमीटर था। काफी सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत किया। तो बेटा यार, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन वही टाइप के दिए जो मैंने सिखाए हुए, आपको प्रैक्टिस किया आपने। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज भी वही रहेगी। कई बार डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है ना यार? क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। Yes, चलो sir. ठीक है। सो शीट में से एक बार और सॉल्व करेंगे आप लोग। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप एक बार हमें बता देंगे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। ओके, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, आज कंप्लीट हो जाएगा। आज डिस्कशन का टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल ऑन अ Inclined plane. इंक्लाइन प्लेन। अब यार आप देखना, समझना अच्छे से। मैं फिर से आपको एक लाइन क्लियर करूंगा कि यूजुअली हमें प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करने में कितने लेक्चर चाहिए होते हैं? 3। अभी समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाओगे और बार बार सिमिलर डाउट नहीं पूछोगे। ये बात हमेशा फिजिक्स में होगी। ये जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं, अगर मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट पेपर जो कि 3 लेक्चर ही कवर करेगा, और मैं एक टेस्ट पेपर दे रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो क्या लगता है इन दोनों लेक्चर्स का वेटेज कितना होगा? 20% के आसपास। ये पागल हो क्या? एक टेस्ट में सिर्फ प्रोजेक्टाइल है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आता रहेगा। क्या मतलब नीट में ना सर वेटेज? मैं ओवरऑल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैंने प्रोजेक्टाइल पे ही 25 क्वेश्चंस दिए हैं। अब इन लेक्चर्स का क्या वेटेज है? मैं नीट और जेई में नहीं पूछ रहा हूँ। सॉरी। बाय डिफॉल्ट एक क्वेश्चन ही आएगा ना यार। आपके पास कितने चैप्टर्स हैं? 30 चैप्टर्स है 11th प्लस 12th में। तो मैक्सिमम एक, मतलब एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 2 कभी आते नहीं है प्रोजेक्टाइल से। यूजुअली एक क्वेश्चन ही आएगा। ओके, तो वो हम नहीं पूछना चाह रहे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने 25 क्वेश्चन का टेस्ट दिया प्रोजेक्टाइल में, क्या लगता है कितने क्वेश्चन मैं लेक्चर 1 और 2 से रखूंगा? एक 5 से 6 क्वेश्चन। अरे भाई, अभी पूरा एक मैंने शीट सॉल्व करा दिया आपको। तुम लोग कॉमन सेंस बेटा। 20 क्वेश्चंस के आसपास। इवन मैं बोलूंगा कि 22 क्वेश्चन इसी से ही रहेंगे। मतलब 90% प्लस पेपर किससे कवर होगा? ये 2 लेक्चर में। लेक्चर 1 और 2 से। 2। इसका मतलब क्या हुआ?
जो स्टूडेंट लेक्चर 3 इग्नोर भी कर देगा ना, उसको भी बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। एम आई राइट और नॉट? यस सर। Yes, sir. लेकिन जो लेक्चर 3 को इग्नोर कर देगा, अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम में कितना क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से? सिर्फ एक। एक क्वेश्चन आएगा। अब बताओ, तुम एक टीचर हो, तुम्हें क्वेश्चन पिक करना है, तुम किस सेक्शन से पिक करोगे? बेटा हार्ड वाले तब सेक्शन। 75% पॉसिबिलिटी है कि इस 3 से आएगा। और लेट से, चलो मैं 75 नहीं बोलता हूँ, 50-50 भी पॉसिबिलिटी है ना। तो ये 50 क्या होता है, आपको बार बार टेस्ट में आता है। तो ये 50 आपको ऑलरेडी क्या रहता है, प्रिपेयर्ड। बट ये 50 एग्जाम में ज्यादा आता है क्या, टेस्ट में ज्यादा आएगा क्या? नहीं, इसलिए ये प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। तो पहली चीज, मैं स्टडी की आपको बात समझा देता हूँ, एक बात सभी लोग यहाँ से समझ जाएंगे क्लियर। फिजिक्स में सारे चैप्टर में आपको कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी जो आपको लगेंगी क्या, टफ है, और आप उन्हें क्या कर दोगे, इग्नोर। बिना उन टफ चीजों के भी आप 90% पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है या नहीं? और आपको स्कोर भी अच्छा आएगा। लेट से आपने 70% उसमें से करेक्ट कर दिया। लेकिन अब अगर आपने ये 10% लीव किया है ना, तो एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कितनी बची? 50-50। तो बेटा ये बात अभी समझ लो कि जो लोग बोल देते हैं ना कि अरे टफ लग रहा है क्या, लीव कर दो, बेटा लीव मतलब आपने सीधा 50% अपने चांसेस खराब कर दिए वो चैप्टर का क्वेश्चन बनने के। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर समझ में आ गई है तो बहुत ही क्लियर रहेगा कि जो नोट्स में टफ चीजें हैं उन्हें लीव नहीं करना होता है। समझा कि नहीं? टफ चीजों को और समझने का ट्राई करना है। डेफिनेटली मे बी वो टेस्ट में आपको उतना बेनिफिट नहीं करेंगी, लेकिन एग्जाम में पॉसिबिलिटी बढ़ा देंगी कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। समझा कि नहीं? यस सर। हाँ, क्योंकि बेटा कोई सा भी एग्जाम हो 60% पेपर मॉडरेट होता है, 40% पेपर काफी अच्छा होता है। और वो किस सेक्शन से बनता है, ये वाले 50 से। थर्ड। तो इसका मतलब अगर आप हर चैप्टर में ऐसा टफ छोड़ने लग गए तो आपने 40% पेपर अपना वेस्ट कर दिया। अब उस 60 में कितनी सिली मिस्टेक करोगे, क्या करोगे पता नहीं, मतलब हार्डली आपको 30 to 40% ही मार्क्स आएगा। और आप ये यकीन मानो कि अगर मैं ये ईयर का जेई का आपको बताता हूँ, जेई में अभी नीट का तो एग्जाम नहीं हुआ है, जेई का बताता हूँ, नियरली 8 लाख स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है। चलो मैं इनको क्या मान लेता हूँ, 10 लाख, एक रफ ले लेता हूँ इजी फील करने के लिए। 10 लाख स्टूडेंट में आपको क्या लगता है कितने स्टूडेंट 30 से 40% मार्क्स फिजिक्स में गेन करते हैं? मतलब उनके मार्क्स 30 to 40 होते हैं फिजिक्स में, आउट ऑफ 10 लाख। क्या लगता है कितने स्टूडेंट कर पाते हैं ये? 30 to 40% सिर्फ। वो ये 40% भी मिस कर देते हैं, और इस 60 में से कितने परसेंट, 50%। कोई और गेस? 50%। एक कोई और गेस? 20%, 20 to 25। 20 to 25% स्टूडेंट ही इतना ला पाते हैं। ओके, सही है। और बताएं, कोई और गेस? 40-50 तक। 40-50, चले ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कितने स्टूडेंट ला पाते हैं। सिर्फ 1%। ठीक है, सिर्फ 1%। मुझे 40 का थोड़ा सा एग्जैक्ट डेटा क्लियर नहीं है। सिर्फ 1% स्टूडेंट है जो फिजिक्स में 50 मार्क्स से प्लस लेके आ पाते हैं। तो अगर 30 to 40 कैटेगरी कंसिडर करोगी तो हार्डली 5% पहुंचेगा। क्लियर है कि दोनों मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस की, जो आप समझते हैं कि पेपर बहुत ही नॉर्मल होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन स्टूडेंट की टेंडेंसी उसे गलत बना देती है, क्योंकि टीचर्स लोग फोकस ही नहीं करते हैं। वो टीचर्स लोग ही ये हैबिट बना के रखते हैं कि बेटा टफ है तो क्या कर दो, लीव कर दो। बेटा उस समय बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। क्यों? क्योंकि आपको 90% में से 70% तो मिल रहा है ना।
हर टेस्ट में आप 90% पेपर अटेम्प्ट करके 70% भी ला रहे हो, मतलब टॉपर हो यार आप। लेकिन वो फॉल्स टॉपर है यार, आप टेस्ट में लाते रहोगे लेकिन एग्जाम में आपने सीधा अपना 50% कट कर लिया और एग्जाम में ये जो 40% मार्क्स है वो सीधे चले गए। अब बेटा 60 में बेटा एग्जाम है, प्रेशर रहेगा, गलतियां तो होंगी ना, तो आप हार्डली 40 to 50 पहुंच पाते हो। तो आप अपने यहाँ के टॉपर भी रह के ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो। रीजन है आपका टेंडेंसी सही नहीं है, टेंडेंसी खराब हो जाता है आपका। तो मुझे लगता है मेरे क्लास में रहने वाले सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स को लेके ये टेंडेंसी क्लियर रखेंगे। Yes. हाँ Okay. सर। टेस्ट पेपर्स आर फॉर द प्रैक्टिस, दे आर नॉट द एक्चुअल बेंचमार्क। अगर आप वो 10% क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में उनके आने की पॉसिबिलिटी 50% है। तो जो स्टूडेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट टेस्ट पेपर के 25 क्वेश्चन में से अगर 20 बन गए और वो खुश हो जाते हैं, वो गड़बड़ है यार। वो जो रिमेनिंग 5 है ना, उसके आने की पॉसिबिलिटी एक्चुअल एग्जाम में कितनी है? 50%। 50%। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करें। टेस्ट में अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। और अगर वो, जैसे मैंने बताया कि अगर वो इस 5 की और एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है तो आप तुरंत उन्हें किसमें रखें? बताया ना, एक सेपरेट। क्यों बोल रहा हूँ ये सेपरेट? क्योंकि बेटा जब एग्जाम, फाइनल एग्जाम पास आएगा ना, तब आपके पास टाइम नहीं रहता। तब तक आप नियरली 10,000 प्लस क्वेश्चन फिजिक्स में कर चुके होते हैं। क्या 10,000 क्वेश्चन रिव्यू कर पाओगे क्या? बेटा 1 मंथ हो जाएगा तब भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप हर चैप्टर में से सिर्फ हर टेस्ट में से 5-5 भी पिक करोगे ना, तब आपके पास क्वेश्चन रहेंगे 500 क्वेश्चन रिव्यू किए जा सकते हैं। बताइए, क्लैरिटी है या नहीं इस बात को लेके? Yes. हाँ, तो मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स से ऐसा इमैच्योर बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं टॉलरेट करूंगा। बिल्कुल भी ऐसा इमैच्योर बिहेवियर नहीं होना चाहिए। टेस्ट के ऑल क्वेश्चन आपको कंफर्म होने चाहिए। उसमें से जितने क्वालिटी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आए, ये जो आपको लग रहा है अरे इसमें तो बहुत अच्छी चीज पूछी, मैं मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, उन सबको एक सेपरेट नोटबुक में सॉल्व कर लेना है, जिससे जब फाइनल एग्जाम होगा तो ये जो 50% लीव हो जाता है ना, ये नहीं लीव होना चाहिए। ओके, पक्का क्लियर हुआ ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम? हाँ सर। हाँ, क्योंकि सिर्फ 1% स्टूडेंट ही 50% बेंचमार्क को क्रॉस कर पाता है, लिटरली 1%। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुके सभी लोग, जस्ट अ मिनट। ओके, ये स्क्रीन में दिख रहा है आपको कुछ यहाँ पर डेटा? ठीक है, ये 300 मार्क का जेई का मैं दिखा रहा हूँ बेटा, सिमिलर नीट का होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता है। इवन नीट में और ज्यादा
फिजिक्स में स्पेशली, बायोलॉजी का नहीं बता रहा हूँ। बायोलॉजी और नीट में क्या होता है ना, बायोलॉजी में स्कोर अच्छा हो जाता है, इसलिए ओवरऑल जो ये मैं दिखा रहा हूँ ये चेंज हो जाता है नीट में। लेकिन मैं अगर फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स नीट का भी बिल्कुल ऐसा ही डेटा रहता है फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स में 100+ मार्क्स वाले बच्चे हार्डली 4 या 5% रहते हैं नीट में, ठीक है। जेई में ये क्राइटेरिया थोड़ा और टफ हो जाता है। आप ये देख रहे हैं 300 मार्क्स का पेपर है और इसका हाफ कितना होता है 300 का? 150 150। और 150 में आपको आता है 99 परसेंटाइल। इसका मतलब क्या होता है 99 परसेंटाइल का? इसका मतलब यू स्टैंड्स इन टॉप 1 परसेंटाइल। समझा कि नहीं? हाँ इसका मतलब आप 10 लाख स्टूडेंट में से टॉप 1 परसेंटाइल में है, ठीक है। तो आपका जो रैंक आता है वो नियरली, अभी एक्चुअली इस ईयर में 9 लाख के राउंड समथिंग स्टूडेंट थे, तो आपका जो रैंक आता है 9000 के राउंड आता है। समझ आ रहा है? 50% मार्क्स, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट के बिहेवियर में प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेटजी गलत बनाता है। वो सिर्फ किनको टारगेट करता है? टेस्ट को, कि अगर उसको टेस्ट में 80% मार्क्स आ रहे हैं मतलब फाइन। बट मैंने अभी क्या बताया कि वो टेस्ट का लास्ट 10% अगर आप नहीं समझ रहे हो ना, यू आर लूजिंग योर 50%। क्लियर है नहीं? हाँ सर ठीक है। यस और जिन लोग की आईज अभी भी ओपन नहीं हुई है इस चीज को लेके, तो यार उनका तो कुछ नहीं कर सकते फिर। उनके लिए और सैंपल दे सकते हैं। आप किसी भी ईयर का उठा लो क्या पेपर, किसी भी ईयर का पेपर उठा लो और उसमें काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन कर लो। अगर आप 5 पेपर्स उठाओगे, या 5 पेपर्स नहीं, लेट्स से आप 10 क्वेश्चंस उठा लो, 10 क्वेश्चंस उठा लो, और मैंने क्या बताया 50%, तो आप क्या नोटिस करोगे कि 50% क्वेश्चन क्या रहेंगे? वैसे रहेंगे जो आप एग्जाम में लीव कर देते हो, टेस्ट में क्या कर देते हो? लीव कर देते हो। तो इस चीज को क्लियर रखें यार, ये जो लीव करने वाली टेंडेंसी है वो टेस्ट में चल जाती है, लेकिन उसके बाद जो आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है ना, वो आपको पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के सेशन में जो मैं कन्वे करना चाहता था वो बहुत ही अच्छे से हो गया। एज अ टीचर हमें आदत है रिपीट करने की बार बार, तो मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा कि टेस्ट में अगर आपको 50-60 मार्क्स भी आ गया है, तो इसका मतलब आपने 15 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए हैं, तो वो जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन टॉपर को, जिसको पूरे 20 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस डाउट है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में इसका वेटेज 50% रहने वाला है। तो पक्का जिन लोगों ने अभी तक सेपरेट नोटबुक नहीं बनाई है वो बनाएंगे डेफिनेटली। यस हाँ सर। सर हाँ सर। मुझे पता है कि काफी लोगों ने अभी तक नहीं स्टार्ट किया हुआ है, अभी कर दो यार। और उस नोटबुक में मुझे 2 इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए शीट के, जो मैं बोलता हूँ यार देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अच्छा कहने का मतलब ये है कि उसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और टेस्ट के, इन दोनों के अच्छे क्वेश्चन आपको मार्क करके रख लेने, ठीक है। अगर आपका टारगेट एग्जाम क्वालिफाई करना है और बस चिल करने के लिए अगर क्लासेस ज्वाइन की है तो कोई बात नहीं, चलेंगे साथ में, पुनः चलेंगे, चिल करेंगे, ठीक है। चले वापस आते हैं। तो हमें आज प्रोजेक्टाइल का लास्ट लेक्चर कंप्लीट करना था। प्रोजेक्टाइल हमें कहाँ डील करनी है? और एनी डिक्लाइंड प्लेन इंक्लाइन प्लेन पे। मुझे पता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको टारगेट करूंगा कि आप उसी तरीके से समझें, लेकिन पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन मतलब है क्या और करना क्या है। तो पहले बताओ, ये कॉमन प्रोजेक्टाइल सबको पता है, ये वाली? स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ सर स्क्रीन नहीं हाँ अभी ओके, अभी ओके है? हाँ सर अभी हाँ सर। अभी दिख रहा है सर ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को कुछ भी फाइंड करने में?
एंगल, वेलोसिटी, टाइम, एक्स, वाई, कुछ भी दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। नो सर। ओके, तो इंक्लाइन मतलब क्या है? सोचो, मैंने इसे नॉर्मली थ्रो किया, बट यहाँ पर एक हिल होती है, एक ऐसा, तो क्या प्रॉब्लम होती बेटा? सब कुछ वही चलता, सिर्फ इसके बाद की हम मोशन डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये तो रियल में है ही नहीं ना। समझा कि नहीं? सर फ्रीज सर आप जो टाइप करे वो डिले हो रहा है थोड़ा विजिबल है। ओके ओके, जस्ट मिनट, हाँ, मुझे लगता है कुछ कनेक्शन इश्यू है, 1 मिनट रुके। हाँ, मैं चेक करता हूँ। ओके, ठीक है। तो मैं पॉइंट यहाँ पर बता रहा था कि अगर बीच में ये एक कुछ इंटरसेप्टर आ गया और लेट से उसे मैं इंक्लाइन प्लेन का नेम दे रहा हूँ, तो मुझे कंफर्म है ना कि मुझे सिर्फ ऊपर वाली मोशन डिस्कस करनी है, नीचे वाली रियल में हो ही नहीं रही है, क्योंकि वो पहले ही क्या कर गया? इंक्लाइन प्लेन को हिट कर गया। ठीक है ना? हाँ सर। तो बेटा कुछ भी कैलकुलेशन नहीं बदलेगी, सिर्फ क्या पॉइंट होगा, आप इसके इस पॉइंट के आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा, अभी स्क्रीन ओके आ रहा है? हाँ सर ओके हाँ सर अभी ठीक। हाँ सर अभी ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हुआ कि अगर मुझे ये एंगल पता है, इसे मैं क्या बोलूंगा? एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना? तो मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन हम एज्यूम कर रहे हैं, क्या नेम दे रहे हैं हम? अल्फा। हमने नेम दिया कुछ अल्फा। तो अभी बोलेगा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो क्या आपको फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी लिखना है क्या? नहीं। ये तो पूरा कहाँ तक का है? यहाँ तक का है ना? हाँ टोटल का तक। टोटल का है, तो मुझे तो सिर्फ कहाँ तक का चाहिए? इस लोकेशन का चाहिए ना, वो हीटिंग पॉइंट तक। हिटिंग पॉइंट का। तो हिटिंग पॉइंट को कैसे निकालते हैं मैं समझा देता हूँ। आपको अगर ये अल्फा पता है, तो आपको ये वाई पता होगा, और ये एक्स और वाई निकालना आता है या नहीं? हाँ सर। हाँ उससे सर। अल्फा से रिलेट कर सकते हैं ना, हाँ सर। और टाइम निकाल लेंगे। इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं यूज करते टाइम निकालने को। कैसे निकालते हैं? हम यूज करेंगे y बाई एक्स, और y कैसे निकालते थे? u sin थीटा साइन थीटा माइनस माइनस जी जी। हाफ जी टी हाफ स्क्वायर। हाफ जीटी स्क्वायर और x कैसे निकालते थे? यू cos थीटा जो cos थीटा into t। ड्यूटी। पक्का सबको क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। इसकी जो वैल्यू दिखेगी वो गिवन होगी कैसे? अल्फा के फॉर्मेट में, क्या? tan अल्फा। क्लियर ना? बट क्या ये पुराना वाला tan अल्फा है? नहीं, ये वेलोसिटी का एंगल नहीं है अल्फा। इस बार हमने किसी नेम दिया है? इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या होगा? t एक कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर से, हाँ और ये क्या आएगा? u cos थीटा बाई u sin थीटा, तो डिवाइड होके क्या बन जाएगा? ये tan थीटा tan थीटा, माइनस ये क्या बन जाएगा? जी टी बाई u cos थीटा। क्लियर? अब ये tan थीटा इधर माइनस में ले आओ, तो क्या बन गया? जी टी अपॉन 2u cos थीटा अपॉन ये क्या बनेगा? tan थीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर कि नहीं यार यहाँ तक? हाँ सर। अब मैं इन सब का डिवाइड करके t फाइंड कर लूंगा। आइडिया समझ आया या नहीं? हाँ सर। क्लियर ना यार? पक्का बताएं ये क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पे टाइम निकालना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट प्रोसीजर वही है।
तो हमने क्या किया, क्लास 10th में आप लोग पढ़ते हैं ना थोड़ी बहुत, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, इसे साइन बाई कॉस करके, इसे मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लेते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो इस तरीके से इसे फॉर्मूला बना के भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि फॉर्मूला क्या आएगा। तो अगर आपने फॉर्मूला भी लर्न कर लिया ना, मतलब काम बन जाएगा। ओके, ओके सर। अच्छा, अब एक बार स्टेप 1 टी आ गया, तो स्टेप 2 एक्स और वाई फाइंड कर लोगे अगर टी आ गया तो। हाँ और बेटा अगर एक्स और वाई आ गया तो आप ये डिस्टेंस निकाल लोगे। हाँ सर, कितनी हो जाएगी ये डिस्टेंस? ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअली में क्या होता है, जब इंक्लाइन प्लेन पे पूछता है रेंज, तो ये वाली रेंज नहीं बतानी होती है। ये वाली बताओगे क्या? नहीं, यही वाली रेंज बताएंगे। इसलिए रेंज का क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारे लिए? डिस्प्लेसमेंट। लेंदी हो जाता है। क्यों? कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहले निकालोगे टी, फिर एक्स, वाई, और फिर ये। क्लियर है या नहीं यहाँ तक बताएं? हाँ अच्छा, तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइन सॉल्व करना। अब इसका एक दूसरा वर्जन क्या, मिस्टेक्स देखना। सपोज क्वेश्चन मैंने ऐसे कहा कि इंक्लाइन प्लेन कितने डिग्री पर है? 30 पे, और मैंने पार्टिकल को थ्रो किया बेटा 15 डिग्री पे। ये रुको, 15 छोटा लग रहा है। मैंने पार्टिकल को थ्रो किया 30 डिग्री पे, और ये प्लेन कितने डिग्री पर है? 15। अब तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। क्या बेटा tan अल्फा मतलब 15 डिग्री की वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन तो कॉम्प्लेक्स होने लग जाएगा ना। हाँ। ओके, तो उसके लिए फिर और तरीके के भी जुगाड़ हैं, चीजें हैं, वो हम समझेंगे। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल को हम दो तरीके से डील करेंगे, वो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखें, प्रोजेक्टाइल दो तरीके से डील करेंगे। पहले नंबर 1, ये इंक्लाइन प्लेन है और ये प्रोजेक्टाइल हो रही है ऐसे। हम ये वाला पोर्शन क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये हमारी हो गई मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ग्राउंड से देखो, बैठ के ग्राउंड से देखोगे तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, रिमूव। लेकिन सोचो कोई यही इंक्लाइन प्लेन पे बैठा हुआ है, अगर ये यहाँ इंक्लाइन प्लेन पे ही बैठा हुआ है, तो उसे क्या इसके बारे में कुछ पता चलेगा क्या? नहीं। उसे तो बस यही मोशन दिखेगी ना। हाँ। और गौर करो, क्या ये पहले वाले प्रोजेक्टाइल जैसे ऐसे दिख रही है क्या? नहीं, ये थोड़ी देखो शिफ्टेड वाली प्रोजेक्टाइल दिख रही है, आगे की तरफ शिफ्टेड। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज हो गए। हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट। तो कंपोनेंट कैसे होंगे एक्सेलरेशन के? एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या था यहाँ पर? जी। पार्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाता है, सिखाया था ना ग्रेविटी में, जी कॉस अल्फा इधर और साइन अल्फा उधर, प्लेन के लॉ। तो इसका मतलब जो पर्सन यहाँ पर बैठा है उसे तो दो एक्सेलरेशन दिखने लग गए ना। कौन कौन सा? जी साइन अल्फा, और जी कॉस। और मोशन वेक्टर ग्रेविटी में जी की जगह क्या दिखेगा उसे? कंपोनेंट। हाँ, कॉस अल्फा दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन प्रोजेक्टाइल ऑन अ प्लेन डिस्कस करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, ग्राउंड से देखोगे तो आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिखेगा, थीटा, पूरा ये ना ग्राउंड से। हाँ, थीटा लगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने कहाँ से देखा, यहाँ पे बैठ के देखा, तो आपको ये इंक्लिनेशन दिखेगा ना। तो अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू प्लेन देखा तो आपको इंक्लिनेशन कितना फील होगा, थीटा माइनस अल्फा। तो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये हुआ विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। अब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन फील करना, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन कितने एक्सेलरेशन है मैंने कर लिए क्या? दो कंपोनेंट, एक हो गया हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हाँ स्मिथ बताएं डाउट।
सर वो जी के लिए भी अल्फा ही कैसे हुआ एंगल? ये अल्फा है ना, इंक्लाइन प्लेन के अकॉर्डिंग कंपोनेंट कर रहे हैं, ये बताया था ना प्लेन में। अगर ये एंगल थीटा होता है तो कैसे कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर क्या कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर सर ऐसे नहीं, वो ट्रायंगल। नहीं हाँ सर, नहीं मतलब इंक्लाइन प्लेन का एंगल भी अल्फा था और इसका भी एक्सेलरेशन का भी अल्फा कुछ। वही बोल रहा हूँ बेटा, वी आर सॉल्विंग एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, इसलिए इंक्लाइन का एंगल यूज हो रहा है। ओके, वी आर सॉल्विंग द एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन। तो ऐसे फ्रीली तो ग्रेविटी लग रहा है, बट अलोंग द इंक्लाइन तो जी साइन अल्फा लगेगा ना। अभी समझा? अरे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, इस पे क्या एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटी का, नीचे जी। हाँ। इसे फ्री कर दिया तब भी क्या एक्सेलरेशन लग रहा है, दिख v। नहीं रही इसको। ओके ओके, अभी ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो कितना नहीं दिख रही। एक्सेलरेशन। यार बाकी लोग स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? नहीं सर, हाँ सर दिख रहा है डिले हो रहा है। सर ओके, लेट आ रहा है सब। डिले हो रहा है क्या? हाँ सर डिले हो रहा है, बहुत हाँ डिले हो रहा है। सर। एक मिनट रुको यार, कुछ कनेक्शन इशू हो रहा है यार, आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ऑलरेडी लाइट भी नहीं है। और सो चेक करते हैं, ठीक है? मैं एक बार और क्रॉस चेक करता हूँ, वेट। ओके यार, अपलोड स्पीड का कुछ इशू हो रहा है। डाउनलोड स्पीड आ रही है मेरे यहाँ पे, अपलोड स्पीड नहीं आ रही, इसलिए आपको स्क्रीन शेयर लैग हो रहा है। ठीक है, बताएंगे अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं एक बार स्विच करूंगा, रिबूट कर लूंगा, ठीक है? हाँ सर। ओके सर। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो जी फील होगा क्योंकि मैं वर्टिकल देख रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसे स्लैंट में ऐसे रोल कर दोगे तो क्या ये जी से नीचे आएगा क्या? नहीं नहीं, कितना एक्सेलरेट होके नीचे आएगा? जी कॉस अल्फा जो भी है जी साइन अल्फा, ये अगर थीटा है तो इसे लिख दूंगा जी साइन थीटा। ओके ना स्मिथ? हाँ सर, ओके। हाँ, तो ये सिर्फ वो है जो बताएगा कि उस पार्टिकल को कितना एक्सेलरेशन फील होगा। तो अब देखो, अगर मैंने इसे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंक्लाइन प्लेन डील किया, तो अब इस इंक्लाइन प्लेन को मैंने ऐसे बना दिया हॉरिजॉन्टल और उसके एक्सेलरेशन लिख दिए। अब याद करो, जब मैं कैलकुलेशन करता था किसकी, टाइम की, तब क्या हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन डिस्टर्ब करता है क्या हमें? नहीं। टाइम कैलकुलेशन में नहीं करता। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला टाइम पीरियड का, प्रोजेक्टाइल का,
आराम से 2u sin थीटा बाई जी होता था या नहीं? यस सर। हाँ सर। ओके, उसमें क्या होता था? जी परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता था। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ 2u थीटा। थीटा क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? थीटा माइनस अल्फा। तो देखो फॉर्मूला वही दिखेगा, 2u साइन थीटा की जगह यूज हो रहा है थीटा माइनस अल्फा अपॉन हाँ। जी के जगह वहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखते थे ना ग्रेविटी का, तो हाँ वो सर। इस पर क्या आ रहा है? जी cos अल्फा। cos अल्फा। तो देख रहे हो क्वेश्चन इजी हो गया। वो जो मैंने अभी टाइम फाइंड करने का 2 मेथड बताया था कि एक पहले क्या लिखो, y बाई एक्स लिखो, उसको tan अल्फा से रिलेट करो और वो एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आता था क्या, tan थीटा माइनस जी टी बाई 2 cos थीटा 2u cos थीटा। क्लियर है या नहीं? 2 नहीं आता भाई, हाँ 2 आता है। याद है कि नहीं? यहाँ से क्या निकालेंगे पहले? टाइम। टाइम, और उसके बाद बाकी चीजें निकालेंगे। बट यहाँ से देखो टाइम का क्या आ गया, डायरेक्टली फॉर्मूला। फॉर्मूला आ गया। अब दोनों क्वेश्चन के अपने अलग अलग मीनिंग है। मैंने क्यों ये मेथड भी आपको बताया और ये मेथड भी बताया कि 90% तो ये इंपॉर्टेंट है, बट 10% इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे सोचना, अभी जो मैंने बताया था, मैंने बोल दिया इंक्लाइन प्लेन कितने डिग्री है, 15 डिग्री, ठीक है, और मैंने थ्रो कितने एंगल पर किया है, 30 30 फ्रॉम द इंक्लाइन, 30 फ्रॉम द इंक्लाइन, तो बॉटम से थीटा कितना हुआ, 45 45 हुआ। 45 बट अल्फा पता है क्या? 15 नहीं, अल्फा 15 है, बट 15 की वैल्यू कंसिडर करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। हाँ हाँ ऐसे क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना ही बेस्ट होता है, क्योंकि थीटा माइनस अल्फा वैल्यू। तो क्वेश्चन वाइज हम देखेंगे कि कब किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा हम इन्हें ध्यान देंगे। ओके, फिर बात आती है हाइट का फॉर्मूला। हाइट का फॉर्मूला क्या था पहले? ओके सर। u square sin square U theta square sin upon theta by 2. ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बस अब चीजें बदल गई हैं। थीटा की जगह अगर इंक्लाइन प्लेन में देखोगे तो कितना दिखेगा थीटा आपको? थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस थीटा अल्फा। माइनस अल्फा। और वर्टिकल में एक्सेलरेशन कितना बचेगा? जी कॉस जी cos अल्फा। अल्फा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले लर्न है कि नहीं, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ सर। उसके बाद आता है क्या, रेंज निकालना। तो रेंज कैसे निकालते थे, u cos थीटा इनटू t, याद है? हाँ सर। अब क्या मैं ये डायरेक्ट कर पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो क्या लग रहा है यहाँ पर, एक जी सर। अलजेब्रिक रिटार्डेशन। तो मुझे इसे पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर at स्क्वायर, और a की जगह इस बार क्या लग रहा है, g। जी जी sin साइन अल्फा। तो समझ आया ना रेंज? कि रेंज का फॉर्मूला अब सिंपल नहीं है, पूरा इक्वेशन लगानी पड़ेगी, r इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली। समझा कि नहीं? हाँ हाँ तो सर। इसलिए होता क्या है हाँ कि सर। नीट एग्जाम होता है, उसमें कभी भी रेंज नहीं पूछता। ओके, तो नीट वालों को टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ दो ही चीजें ध्यान देनी है, क्या? टाइम पीरियड एंड हाइट। ओके, यस सर। अच्छा, अभी कभी कभी क्वेश्चन करता है कंफ्यूज। क्वेश्चन क्या लिखता है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। क्या बोलता है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। तो इसका मतलब पता है क्या पूछ रहा है वो? ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन मीन एच मैक्स। एच मैक्स पूछ रहा है, और पूछ रहा होता है डिस्टेंस ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ऑन द इंक्लाइन प्लेन मतलब क्या पूछ रहा है? रेंज। रेंज। पक्का ये दो वर्ड क्लियर है प्रॉपर? यस सर। यस सर। ठीक है, और रेंज अगर देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाने लग जाना रेंज में,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सर टी में तो काम कर रहा है, एच में काम कर रहा है, आर में भी करेगा क्या? आर में नहीं करेगा, क्योंकि आर में क्या एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो गई है? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन आ गया है। तो वहां पर रेंज की वैल्यू कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, क्या? u cos थीटा इंटू टी और माइनस हाफ u साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। क्लियर ना? यस सर। Yes, sir. अब सोचो आपसे एग्जाम में टी पूछा ही नहीं था, लेकिन आपने निकालना है क्या? रेंज। रेंज। तो अगर आपको रेंज निकालना है तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर, क्योंकि पहले मेहनत करके टी निकालोगे फिर इक्वेशन में रखोगे। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या बनाया? एक फॉर्मूला। तो अगर आप इसे लर्न कर लोगे तो आप डायरेक्टली तीनों चीजें निकाल सकते हैं। क्या? टी, एच और आर। कोई डाउट क्या? टी एच में किसी को डाउट है क्या? बताओ। टी एच तो क्लियर है ना? हाँ Yes, सर। सिर्फ आर चाहिए था। आर में एक्सेलरेशन आने की वजह से आर बदल गया और आर का एक नया फॉर्मूला आ गया जो लर्न करना है। नीट वाले स्टूडेंट्स को ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि नीट वालों में कौन किस टाइप में रेंज पूछता है। ओके ना? तो नोटिस करो, देखो सिमिलरिटी क्या दिख रही है। यू स्क्वायर ठीक है, साइन 2 थीटा की जगह यहाँ पर 2 थीटा माइनस अल्फा और माइनस ऑफ साइन अल्फा ये आता है, अपॉन जी कॉस थीटा की जगह जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, हाँ। तो कोई अल्टरनेट नहीं है, लर्न करोगे तो ठीक है, अदरवाइज क्या करो, मैथमेटिकली पूरा इक्वेशन अप्लाई कर दो। ओके, चलो तो मैं फिर से फॉर्मूला क्लियर करता हूँ, सभी लोग देखेंगे। टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले बना लेते हैं तुरंत। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, ये हुआ अल्फा, ये हुई प्रोजेक्टाइल। सुनिएगा सभी लोग, ये हुआ अल्फा, ये हुई प्रोजेक्टाइल। तो अगर मैंने इसे ग्राउंड से थीटा एंगल पर थ्रो किया है तो प्रोजेक्टाइल से कितना दिखेगा? theta minus alpha. थीटा माइनस अल्फा। तो नंबर 1 टाइम निकालना है, बताओ टाइम कैसे आएगा? 2u साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे? Sin theta minus alpha. theta minus alpha अपॉन जी, जी की जगह परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, तो प्लेन में परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जी जी कॉस अल्फा। Cos alpha. कॉस अल्फा। तो यहाँ पर क्या आएगा? जी कॉस अल्फा। कॉस अल्फा। नेक्स्ट, हाइट कैसे निकालेंगे? u square sin square साइन theta स्क्वायर minus थीटा alpha माइनस अल्फा। अपॉन 2। upon 2g cos alpha. cos क्लियर? और थर्ड, Yes. अगर आपको रेंज निकालना है तो आप रेंज में ये इक्वेशन लगा दो, बट बेस्ट है कि आप क्या लर्न कर लो? रेंज का फॉर्मूला। ओके, कंफर्म हुआ कि नहीं? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, यस सर। Yes. ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू प्लेन सॉल्व कर रहे हैं या ग्राउंड? With respect to ground. नहीं, ग्राउंड नहीं भाई, प्लेन। प्लेन, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके ले रहे हो? ग्राउंड के ले रहे हो या प्लेन के? हाँ, plane के. प्लेन वाले एक्सेलरेशन ले रहे हो ना, तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेन है। बताइए, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, टी एच आर तीनों क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब नीट में भी क्या पूछी जाती है? मैक्सिमम रेंज। बताओ मैक्सिमम रेंज कब आया करती थी नॉर्मली, जब बेसिक फील करते थे कितने डिग्री पर? Theta is equal to 45 degree. 45 थीटा अभी भी सही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। आपका क्या इंक्लूड होने लगेगा? अल्फा भी इंक्लूड होने लगेगा। तो फॉर हाँ. मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर थ्रो करना पड़ेगा हमें? 40 plus alpha 45 plus alpha. अल्फा अल्फा बाई 2। ओके ना, याद रहेगा? हाँ सर हाँ सर। तो अभी जब आप इस Sir, वैल्यू को alpha by 2 क्यों? बेटा सॉल्व करके ये आता है, इस इक्वेशन को डी आर बाई डी थीटा करेंगे, याद है ना, मैक्सिमम करने के लिए, और 0 से इक्वेट करेंगे, तब ये आंसर आता है थीटा का। ओके, तो ये डिराइव किया हुआ है, एग्जाम में ठीक है डिराइव सर. करते रहोगे क्या? नहीं ना? नहीं, बस पूछा था कि अच्छा, मतलब अच्छा, ऐसा ओके, कैसे आएगा. हाँ, तो ऐसा कैसे आता है? क्या तरीका होता है मैक्सिमम रेंज फाइंड करने का? ये डी आर बाई डी थीटा को किससे इक्वेट करेंगे?
0 से। याद है ना मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? किसी भी फंक्शन की मैक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं, तो वो आ जाती है वैल्यू। अब इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर, तब आंसर सॉल्व होके क्या आ जाता है? आ जाता है ये आपका। तो ये नीट वाले स्टूडेंट्स को भी लर्न करनी है, क्योंकि उनमें 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। क्या? T, H एंड R मैक्स। ओके ना? यस सर। ठीक है। Yes. तो U स्क्वायर, अच्छा जब इंक्लाइन प्लेन नहीं था तब क्या रहती थी मैक्स रेंज, बताओ? U square square by upon 2G. G. ए 2G नहीं, स्क्वायर G। बाय जी। U स्क्वायर बाई G। जी। तो बस ये याद कर लो कि यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा आ जाता है। ओके, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके गुड। तो यहाँ तक हमने चीजें सीख ली। मैं फिर से बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने T निकालना सीख लिया, हमने H निकालना सीख लिया, हमने R निकालना सीख लिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्या सीख लिया? क्या सीख लिया हमने? मैक्स रेंज निकालना। ठीक, तो मैं इसे स्क्रीन पर रख रहा हूं, आप लोग 1 मिनट में ये सारी चीजें लर्न कर लें। टेक योर टाइम, टेक 1 मिनट। और T, H, R मैक्स एंड R मैक्स। ओके, आराम से, बिकॉज आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो अच्छे से समझ ले, लर्न कर ले। टेक 1 मिनट टाइम। स्मिथ, क्या एग्जैक्टली डाउट क्या है तुम्हारा, थोड़ा सा फिर से बोलो। सर नहीं, मतलब पूछ रहा था कि इंक्लाइंड प्लेन के लिए एंगल अल्फा लिया है, तो जी के लिए भी वही कैसे हो जाता है, मतलब जी का अल्फा? बिकॉज वी आर सॉल्विंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। आप ये क्यों सोच रहे हो कि जी का अल्फा हो गया है? हम इंक्लाइन प्लेन पे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो इंक्लाइन प्लेन की ही चीजें देखोगे ना, तो ग्रेविटी जो, अगर आप वर्टिकल देखोगे तो आपको जी फील होगी, बट मैं बोल रहा हूँ वर्टिकल मुझे इफेक्ट ही नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर कितनी फील होगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि इंक्लाइन प्लेन पे कितनी ग्रेविटी फील हो रही है, तो यस डेफिनेटली फील हो रही है, कितनी? जी। बट द पॉइंट इज नॉट दैट, हमें देखना है कि हर इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कितनी फील हो रही है और वर्टिकल कितनी फील हो रही है। इसलिए कंपोनेंट करने होते हैं। जब हम ग्राउंड में खड़े होते हैं तब कहाँ फील हो रही होती है ग्रेविटी? जस्ट डाउनवर्ड। तब क्या कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा क्या? नहीं। तो क्या ग्रेविटी मुझे आगे चला सकती है क्या? नहीं चला सकती। लेकिन इंक्लाइन प्लेन में ग्रेविटी मुझे नीचे ला सकती है। क्या रीजन है? बिकॉज ग्रेविटी हैज अ कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और वो कंपोनेंट है हम रख रहे हैं जी की जगह पर। ओके, नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा सर, मतलब इंक्लाइन प्लेन का ग्राउंड के साथ एंगल अल्फा हमने लिया है, तो मतलब वो हमारी यहाँ की ब्लैक और ब्लू लाइन के बीच में, जी के बीच में अल्फा बस ही जाएगा। ठीक है। इसका मतलब आपको, जब मैं ग्रेविटी वाला डिस्कस कर रहा था शीट, तब आपको याद नहीं है, तब मैंने ये पूरा ड्रॉ करके बताया था कि कैसे ऐसा होता है। चलो देखो, मैथ देख लेते हैं। ये नीचे है ना वर्टिकल, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा?
90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा। अब मैंने किए दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये 90 है, हाँ और अगर ये रेड वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए फिर? अल्फा। डेफिनेटली अल्फा है ना, तभी तो ये 90 माइनस अल्फा है। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसके साथ एंगल गिवन है उसमें क्या आएगा? कॉस। जी कॉस अल्फा। क्लियर है सभी को क्यों कॉस आता है यहाँ पर? तो एग्जाम में ऐसे नहीं करते रहना यार, याद रख लेना है, कितनी बड़ी बात है। तब भी बताया था कि याद कर लो कि एग्जाम इसके इंक्लाइन के पैरेलल साइन लगता है, परपेंडिकुलर कॉस लगेगा। ओके ठीक है स्मिथ? हाँ सर। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, क्या कि अगर हम चाहे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी टाइम निकाल सकते हैं यहाँ तक का। तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें सिंपल करना पड़ेगा। क्या चीज करना पड़ेगा? कि y और x को यूज करना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे y और x का रेशियो, और वहां पर उसे लिखेंगे tan अल्फा, और एक t कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से क्या सॉल्व कर लेंगे? t। ओके तो ये दो केसेस है, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक, यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि नीट वालों को टी, एच और आर मैक्स याद रखना है, जबकि जेई वालों को सारा याद रखना है। ओके अब नेक्स्ट, प्रीवियस केस में हम प्रोजेक्टाइल को कैसे फेंक रहे थे? नीचे से ऊपर ना। हाँ सर। हाँ सर। अभी नेक्स्ट क्या है? प्रोजेक्शन ऑन डाउन अ प्लेन। डाउन द डाउन द प्लेन। तो फर्क ये पड़ेगा कि थीटा हमेशा कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम प्लेन है या हॉरिजॉन्टल है? Horizontal. हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है। और ये थीटा है, ये थीटा दिया है, और मान लेते बीच में प्लेन आ गया, तो वो हो गया था अल्फा। लेकिन जरा डाउन द इंक्लाइन प्लेन अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से है और ये अल्फा भी ले लोगे तो टोटल एंगल कितना दिखने लगेगा? थीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा। जबकि यहाँ पर एंगल कितना दिखने लगा था प्लेन में? Theta minus alpha. ओके जब मैं अप फेंक रहा था उसको, तो मैं प्लेन पे बैठ के देख रहा था, तो एंगल मुझे दिख रहा था थीटा माइनस अल्फा। लेकिन जब उसको मैं ऐसे डाउन फेंक रहा हूँ तब एंगल मुझे दिखेगा थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा साइन वगैरह के Yes. कंपोनेंट तो वैसे ही होंगे, आंसर तो वही हो गया ना, सिर्फ क्या बदल गया? क्लियर है क्या Yes, sir. बदला? हाँ फॉर्मूले क्या दिखने लगेंगे? टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? थीटा प्लस प्लस ओके एच का फॉर्मूले में भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा वहां पर आने लगेगा अपॉन 2g cos अल्फा। Cos alpha. क्लियर ना? अब Yes, रेंज sir. निकालना, रेंज में थोड़ा सा चेंज आएगा। तब वाले क्वेश्चन में ये अपोज कर रहा था, नेगेटिव करना था, यहाँ पर ये क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा फिर? प्लस। प्लस। तो जब सॉल्व करके फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है? प्लस। प्लस। तो वहां पर क्या आता था? वहां पर ये आता था 2 थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पर भी माइनस साइन अल्फा। याद आया कि नहीं? हाँ हाँ सर। और यहाँ पर क्या आया? प्लस आएगा, ये भी प्लस आता है। तो मुझे लगता है अप द प्लेन और डाउन द प्लेन दोनों फॉर्मूले बस इसी से ही काम बन जाने वाले। समझा कि नहीं बताइए? हाँ सर। सर। ओके चलिए बहुत ही अच्छी बात है। फिर ये तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर भी मैक्सिमा वाली बात आएगी। पहले मैक्सिमा था 45 प्लस अल्फा बाई 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 माइनस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी? मैक्सिमम की वैल्यू याद है ना? यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा थी, यहाँ पर 1 माइनस। क्लियर ना? ओके हाँ सर. अच्छा एक चीज और, कभी कभी क्या करता है ऐसे थ्रो वगैरह में
हमसे क्या पूछने लग जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पूछ लेता है, Radius of ऑफ कर्वेचर। ऑल्दो मैं ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहाँ पर पढ़ाता हूँ, circular. सर्कुलर मोशन में। बट मे भी आपको अगर किसी बुक में प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखते हैं तो जो है आप थोड़ा सा इसे क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हम इसे कहाँ पर डील करेंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं मैं सिखा नहीं रहा हूँ, सर्कुलर मोशन में सिखाऊंगा, क्योंकि इसको सीखने के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए, फॉर्मूले चाहिए, जो कि हम कहाँ पे पढ़ेंगे, Circular. सर्कुलर मोशन में। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन किसका दिखता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो आप उसे मार्क करके रख लेंगे और सर्कुलर मोशन में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, चले आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग में आ जाते हैं। देख लीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख गया, क्या क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन द प्लेन। बताओ, एच पूछ रहा है या आर पूछ रहा है, R. R. कंफर्म है ना, ऑन द प्लेन पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है। तो बेटा सॉल्व कर दो जल्दी से सब लोग। थीटा हॉरिजॉन्टल से ये है, प्लेन का एंगल ये है, और स्पीड ये है। चले जल्दी से सॉल्व करें, टेक योर टाइम। 2 मिनट्स में मैं डिस्कस करता हूँ इसे फिर। चले बताए, सॉल्व किया क्या किसी ने, टी की वैल्यू। ओके, चेक करते हैं। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया ना, थीटा कितना है इस बार, 75। और अल्फा। और बेटा ग्राउंड पे नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो आप थीटा माइनस अल्फा सॉल्व करोगे। कंफर्म है ना फॉर्मूला, हाँ सर। ठीक है। फॉर्मूला रख दिया और आंसर है 8/√3। आप लोगों को आ गया या नहीं बताया टाइम, ठीक है। सर ओके, अभी प्रॉब्लम ये है यार, अब सोचो जिसे ये फॉर्मूला नहीं याद हुआ, क्या ये फॉर्मूला अलग से लर्न करने की जरूरत है क्या, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक ही तो एसोसिएट करना है ना। क्या ये बिल्कुल न्यू फॉर्मूला है क्या, नहीं सर। नहीं, थोड़ा लॉजिक एसोसिएट करना है। और अगर आप इसको टफ मानकर स्किप करोगे तो डेफिनेटली यू विल रिग्रेट। नेक्स्ट, रेंज निकालने के लिए क्या समझाया था, अगर हमने टाइम निकाल लिया है तो क्या निकाल लो, यू एक्स की वैल्यू रख के इक्वेशन में सॉल्व करो। बट ये कॉम्प्लेक्स रहता है ना, तो इसकी जगह पर मैंने क्या बताया है, रेंज का भी क्या यूज कर लो, फॉर्मूला। ये तो सॉल्व करके आया है, हम रेंज का डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला। बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा माइनस 2 अल्फा थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा। साइन अल्फा।
G cos square cos स्क्वायर अल्फा। अल्फा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ तो सर। यहाँ पर cos हाँ स्क्वायर सर। थीटा है, थीटा होगा, तो ये बस वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। ओके, तो ये भी एक मेथड बन जाता है, बट एग्जाम में रेंज कम पूछता है, ज्यादातर यूजुअली क्या पूछता है? टाइम। सर cos square थीटा के अल्फा क्या आएगा उधर? वहां पर बेस में फॉर्मूले में अल्फा रहता है। हाँ सर। देखें, यहां पर देखिए एक बहुत ही अच्छा केस पूछा गया है, रीड करें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज ऑन inclined plane when thrown with this, ठीक है, also find at what angle it will hit the inclined plane, मतलब inclined plane पे किस एंगल पे हिट करेगा, मतलब क्या चाहिए, कुछ अल्फा, बट मैंने नेम अल्फा नहीं दिया, इसे नेम दे दिया अल्फा डैश। तो अल्फा डैश याद है ना कैसे निकाला करते थे, कैसे निकालते थे? y upon y का कंपोनेंट वेलोसिटी का और x का कंपोनेंट, ओके ना? अब लेकिन इस क्वेश्चन में सब बदल जाएगा, दिक्कत ये है थीटा है 45 माइनस अल्फा है 30, तो अब कॉम्प्लेक्स हो गया ना यार चीजें, 15 डिग्री तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना यूज करना। हाँ सर। तो मैं समझा रहा था कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इंक्लाइन प्लेन पे ही सॉल्व करो, इस बार आपको कहाँ से देखना पड़ेगा इसे? ग्राउंड। पे ग्राउंड से ही। और अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो आपको रिलेट करना पड़ेगा कि ये जो y हाइट है और x हाइट है, दोनों का रेशियो मैच करेगा, तो दोनों का रेशियो क्या आता है, tan अल्फा मतलब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आता है, tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री माइनस GT बाई 2u cos थीटा 45 डिग्री। क्लियर है या नहीं? यहां से निकालेंगे टाइम। तो आप सोचो कि ये एक बार में समझ में आएगा, नहीं बेटा, इसे बार बार आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ये क्लियर है कि नहीं, ये कहाँ से आया है? हाँ हाँ सर। सर। ये tan अल्फा वाले आइडिया से आया है, जिसमें हमने u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को u cos थीटा इंटू टी, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करके किया और यहाँ से t आ जाएगा। अभी क्लैरिटी है कि नहीं चीजों को लेके? t आ जाएगा तो फिर क्या निकालेंगे, x एंड y, और x और y आ गए तो फिर क्या आ जाएगा, रेंज। दीज क्वेश्चन आर लेंदी, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है एग्जाम में वो काफी कम रहती है। तो देखो यहाँ पर मैंने समझाया कि थीटा माइनस अल्फा क्या हो रहा है 15, जो कि क्या है, कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, इसलिए इसे किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना इजी होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना? और ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एंगल ऑफ लैंडिंग, किस एंगल पर वो लैंड करेगा, तो एक बार अगर टी आ गया तो फिर वेलोसिटी निकाल लोगे ना, u sin थीटा माइनस gt GT और अपॉन ये u u cos थीटा, तो एंगल ऑफ लैंडिंग भी आ जाएगा, रेंज भी आ जाएगी, अगर क्या निकाल लिया x और, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। तो आप लोग डीसी पांडे बुक देखेंगे, वहां पर एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, याद है आपने देखा है? हाँ एग्जाम्पल्स में 2-3 क्वेश्चंस हैं इसके, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, तो वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना? हाँ सर। ठीक है, और पीछे एक्सरसाइज में भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन एकदम ओके हो जाएगा। ओके, ओके ठीक है, चले थोड़े से मैक्स रेंज की भी बातें कर लेते हैं। अच्छा, पहले क्या कर लेते हैं, अभी ऊपर से थ्रो कर रहे हैं, बताएं। फाइंड इट्स रेंज एंड टाइम, जब इसे कहां से थ्रो किया है, 50 की स्पीड से 37 एंगल पे। अब बताओ थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, ये 45 प्लस 37 होगा ना? हाँ सर। क्या ये इजी है?
नो सर, नहीं, तो इसलिए इसे आप कैसे सॉल्व करें? ग्राउंड से। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये बस मोशन अंडर ग्रेविटी वाली चीज हो गई। याद आया कि नहीं? ऐसे हाँ एंगल सर, पे थ्रो करते हैं जब, हाँ सर। ठीक है। देखेंगे कि ये कितनी देर में यहाँ तक नीचे पहुंचेगी। तो हमें क्लियर है कि वर्टिकल में इसके क्या कर लेंगे? कंपोनेंट। कंपोनेंट। ये कंपोनेंट हो गया वर्टिकल, ये कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल। अब याद है ना टाइम कैसे निकालते थे? टाइम तो हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी से निकालते थे ना। हाँ सर, एच हाइट बाद कब नीचे आएगा? तो ऊपर की तरफ स्पीड कितनी है? यू साइन 90। थीटा, और इक्वेशन लगा कर निकाल देंगे टाइम। ठीक। अब हॉरिजॉन्टल की कैसे निकालते थे? यू cos थीटा इनटू दैट टाइम। ओके, क्लियर है या नहीं? यार समझ आया कि नहीं? एक्स कैसे निकालते थे? यू cos थीटा इनटू टी। टाइम, और टाइम को खुद निकालते थे किससे? वाई एक्सिस से, कि माइनस एच का डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी पॉजिटिव कितनी है? यू साइन थीटा इनटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। जीटी स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है इसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, पता है क्यों? क्योंकि एक्स और एच में एक रिलेशन है। क्या? ये तो दोनों को क्या कर लेंगे? वाई बाई एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा, और इन दोनों की वैल्यू रख के टी को कैंसिल करके पहले जैसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? सर ये पार्ट फिर से बता। ओके, यहाँ पे क्या किया हमने? हमें एक्स निकालना आया है या नहीं बताइए? हाँ सर, वाई निकालना आया, बट वाई में हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती थी। बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई में क्या गिवन है? एक रिलेशन 45 डिग्री का। कुछ भी हो जाए, ये जहां पर भी हिट करेगा एंगल तो 45 ही होगा ना। हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि एच बाई एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? tan 45 डिग्री। तो जब इक्वेट करोगे तो एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा ना दोनों का, तो क्वाड्रेटिक नहीं, सिंपल इक्वेशन बनेगी जो पहले बनी थी। ओके, हाँ सर, ठीक है। तो देखिए हमने सॉल्व किया, हमने निकाला x कितना होगा? u cos थीटा इनटू t, y की वैल्यू भी निकाल ली। ओके, और दोनों को क्या कर दिया? रेशियो से इक्वेट कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि हमें y किस में रखना होता है? नेगेटिव। नेगेटिव में। यहाँ से नेगेटिव रखा और टाइम सॉल्व कर दिया। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 14 सेकेंड। और 14 सेकेंड में देखो कि x में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा और y में कितनी कवर करेगा, तो आपको लोकेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पता चल जाएगा। तो बता, डाउन द इंक्लाइन प्लेन भी क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत ही सिंपल है। क्या बताना है इसे हमें? मैक्स रेंज। और इंक्लाइन प्लेन कितना है जबकि? 30। तो बताओ मैक्स रेंज क्या आ जाएगी? मैक्स रेंज का फॉर्मूला क्लियर है या नहीं? बताएं। हाँ Yes. सर, क्लियर है। ये कब होती है? अप की। बट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोजेक्टेड अप एंड डाउन। डाउन। तो डाउन में क्या आएगा? नीचे 1 माइनस साइन अल्फा। तो अगर जब डिवाइड करोगे बेटा अप बाई डाउन, तो नीचे का जो r 1 माइनस कॉस अल्फा है वो ऊपर जाएगा, और 1 प्लस साइन अल्फा नीचे आए। नीचे रहेगा। तो ये आ गया रेशियो। देख रहे हो, यू की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रेशियो पूछा था। तो अभी समझ में आया यार मैक्स वाले का फॉर्मूले का क्या यूज है? हाँ सर। ठीक है,
तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज की चीजें आपको एक बार में ही सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन आपको एक बार अच्छे से ध्यान दे के रीड करना पड़ेगा। जब आप प्रॉपरली रीड करोगे तो आपको दोनों में क्लैरिटी आ जाएगी। ओके ओके सर। ठीक है। लास्ट बचता है इंक्लाइन प्लेन के बाद क्या बचता है? रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल क्या चीज है समझेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है, सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। क्या होते हैं? 2 केसेस। नंबर 1, सोचो 2 प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से थ्रो किए हैं। इसे थ्रो किया है थीटा एंगल पर और इसे थ्रो किया है इस थीटा 2 एंगल पर। बताओ बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा ना ये सोच पाना कि ये कहां पर कोलाइड करेंगे। टफ है या नहीं? लेकिन मुझे पता है कहीं पर भी कोलाइड करें, जितना टाइम ग्रीन वाला लेगा उतना ही टाइम तो ये रेड वाला लिया होगा ना यहाँ तक आने के लिए। हाँ yes, sir. हाँ सर। अच्छा, कोलाइड करने के लिए चाहे हॉरिजॉन्टल में अलग कवर की हो, बट वर्टिकल में दोनों ने इतना हाइट Same कवर cover कवर की होगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि T1 और T2 सेम टाइम लेंगे और वर्टिकल में सेम हाइट कवर करेंगे, ऐसा तभी पॉसिबल है जब उनकी वर्टिकल स्पीड क्या हो? सेम। Yes. सेम हो। तो ये कंडीशन हो जाती है कि फाइंड वेदर 2 प्रोजेक्टाइल विल कोलाइड और नॉट। तो क्या आंसर है? क्या चेक करना पड़ेगा, कोलाइड करेंगे कि नहीं? वर्टिकल U1 sin theta 1 मस्ट मैच U2 sin theta 2। क्लियर हुआ या नहीं बताओ? यस सर। अब पूछेगा बेटा कहां पर कोलाइड करेंगे, तो पहले टाइम निकालेंगे फिर डिस्टेंस निकालते हैं ना रिलेटिव में, याद है? हाँ सर। तो टाइम निकालने के लिए आपको चाहिए रिलेटिव स्पीड, तो इसे क्या कर दो? रेस्ट पे। क्या कर दो इसे? Yes. रेस्ट पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिलेटिव में हम वेलोसिटी निकालेंगे तो देखना अलग अलग सबट्रैक्ट करेंगे। साइन थीटा को साइन थीटा से, कॉस थीटा को कॉस थीटा से। ओके, मतलब क्या होगा? इधर पर दोनों के कॉस थीटा ऐड होंगे या सबट्रैक्ट होंगे बताओ? Add up. ऐड। ऐड ये होंगे। होगा ux1 प्लस ux2। क्लियर है नहीं? Two. और वर्टिकल में क्या होगा? दोनों का सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना वर्टिकल में, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट। सबट्रैक्ट। और एक्सेलरेशन क्या होगा? इस पे भी जी लग रहा है और इस पे भी जी, तो रिलेटिव का क्या आएगा? 0। 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि क्या अब ये प्रोजेक्टाइल बची क्या अगर मैंने रिलेटिव देखा तो? नहीं, रिलेटिव एकदम इजी हो गया क्योंकि अब ये प्रोजेक्टाइल ही नहीं बची। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। यही वो रीजन है कि अगर इसे कोलाइड करना है तो अब ये ऐसे एंगल पे आ ही नहीं सकता। डेफिनेटली इसको कैसे आना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल, तभी ये कोलाइड कर पाएगा। इसीलिए इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए टू कोलाइड? 0. 0। अब बात आती है टाइम निकालना। तो टाइम निकालना एकदम इजी है। इनके बीच का डिस्टेंस कितनी है? d। तो d बाई दोनों का कौन सा कंपोनेंट ऐड करेंगे? cos थीटा वाला। मतलब मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, देखो इसका cos आया 30, इसका cos आया 20, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल की? 50। 50। तो टाइम निकाल लेंगे d बाई रिलेटिव स्पीड लिख के। यस। तो हमें क्या पता चल गया कि वो कितनी देर में कोलाइड होंगे। अब याद है ना, अगर आपको डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा? रियल सॉल्व करना पड़ेगा। किसी एक को सॉल्व कर दो, चाहे इसे सॉल्व कर दो या इसे सॉल्व कर दो। टी अगर पता चल गया तो काम बन गया ना। इसी को सॉल्व कर दो, एक्स निकाल लो, क्या u cos थीटा इनटू टी, और y निकाल लो। समझा कि नहीं? मतलब यस सर। 3 स्टेप इन्वॉल्व है। नंबर 1, पहले क्या करना है? पहले क्या करना है भाई?
U sin theta check. चेक करना है, अगर इक्वल है तभी तो कोलाइड करेगा ना। और नंबर 2 अगर कोलाइड कर रहा है तो फिर क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, Time. 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 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसमें क्या होने वाले हैं, Add. Divide. ऐड होने वाले हैं, और फिर उसमें टोटल डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस में, और जब वापस से डिस्टेंस पूछेगा तो फिर रियल में आ जाएंगे। ओके Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। नंबर 2 अगर कोलाइड नहीं करते तो बताओ फिर क्या निकालते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ Closest approach. क्लोजेस्ट अप्रोच। सोचो इनका cos थीटा था, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये 30 था, ये 40, ये 20 है, ये 20 है, बताओ कोलाइड करेंगे या नहीं, नहीं, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 40 है और ये 20. 28. अब सॉल्व कर दो रिलेटिव में, ये हो गया रेस्ट पे, तो बताओ इसकी हॉरिजॉन्टल कितनी हो गई, 30 plus 20. 50. 50, और बेटा वर्टिकल कितनी बची, 20. 20. 20। तो इसका मतलब क्या, ये पार्टिकल सीधा ऐसे जा रहा है, समझा कि नहीं। हाँ, हाँ तो ये डिस्टेंस डी पता होती है और हमें निकालनी कौन सी है, क्लोजेस्ट, closest. ये वाली। तो काम बन गया, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गई, डी। D sin theta. sin theta. पहले निकाल लो tan थीटा, tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब 20/5, वहां से क्या पता चल जाएगा फिर, साइन थीटा। समझा या नहीं, बताइए। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात थी, ये यहाँ पर हमें क्लियर हो गया। तो प्रोजेक्टाइल के तीनों पर्सपेक्टिव समझ में आए। हाँ सर। ओके नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर देता है, किसी हाइट वगैरह पे डाल दिया। सोचो यहाँ से, और यह एक बिल्डिंग है, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया कि ये बिल्डिंग में ऐसे हिट करे, क्या ये अभी हिट कर पाएगा इसे, नहीं कर पाएगा, क्या नीचे, नीचे चला जाएगा। तो हमें डेफिनेटली कहाँ टारगेट करना चाहिए, थोड़ा ऊपर. ऊपर, ऐसे टारगेट करना चाहिए कि ये गिर के यहाँ पर हिट कर दे। तो यार मोशन जो रिलेटिव है, जो प्रोजेक्टाइल है, उसमें एक्सेलरेशन क्या लगता है, जी। तो जी। रिलेटिव लगा देने से तो कोई टेंशन ही नहीं बचती ना, जी हट जाता है। तो अगर आप रिलेटिव में बोलोगे तो ये कैसे आ गया, रेस्ट पे। Rest. इसका मतलब आपको इसे कैसे थ्रो करना पड़ेगा, एकदम इधर, रिलेटिव वाला कौन सा, Relative. रिलेटिव, तब वो वहां पर कोलाइड करेगा। तो क्वेश्चन सुनिएगा, मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जिसे हमने थ्रो किया θ1 में, और दूसरा थ्रो किया है θ2 में। क्या चांसेस है कि ये दोनों कोलाइड करेंगे, तो क्या तरीका बताया, इनका क्या बना लो, क्या बना लो इनका? Relative. पहले component और फिर और इसके कंपोनेंट करके देखो, इसका कंपोनेंट क्या हुआ, cos θ1 और U sin theta 1. इसके कंपोनेंट क्या हुए, u sin U θ2 sin and theta 2 and U cos theta 2. U cos theta 2. तो ये u cos θ2 हो जाएगा। ओके, अब बताओ रिलेटिव निकालने में कौन सा ऐड होगा, cos थीटा ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, Add होगा. ऐड होगा। तो ये हो गया u x1 plus u x2 ऐड हो गया, ये हो गया u रिलेटिव। वर्टिकल बताओ, Vertical subtract होगा. सब्ट्रैक्ट होगा। तो डेफिनेटली अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो इसे तो नीचे भिड़ना है ना, तो इस कंपोनेंट को कहाँ होना चाहिए, नीचे. नीचे की तरफ। तो आप किसके रिलेटिव में सॉल्व कर रहे हो, ये है 1 और ये है 2, आप किसे देख रहे हो, 2 विद रेस्पेक्ट टू 1. 1, तो इसका मतलब 2 - 1 करेंगे ना, हाँ, इसका मतलब u sin थीटा 2 - 1 करेंगे। तो इसका मतलब कौन सा ज्यादा है कंपोनेंट, sin थीटा 1 ज्यादा है, इसलिए ये कंपोनेंट कहाँ आएगा, नीचे. नीचे की तरफ। तो ये आएगा u sin थीटा 1 ज्यादा है माइनस u sin थीटा 2।
इसलिए इसका नेट वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ दिखना चाहिए, इधर की तरफ, तब ये करेगा कोलाइड। इसका मतलब नेट वेलोसिटी वेक्टर इसका कैसा दिखना चाहिए, x और ये y, tan मतलब y बाई x किससे मैच करना चाहिए, इनके कंपोनेंट से। ओके ना, u sin theta 2 बाई ux1 प्लस ux2, ये वही है जो हमने रिलेटिव इन 2D पढ़ा था। याद आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा रिलेटिव इन 2D? बताओ यार, याद आ रहा है क्या रिलेटिव इन 2D? हाँ सर। ये वैसा ही कुछ है यहाँ पर। ओके, तो मुझे लगता है कि केसेस आपको उस तरीके से समझ में आ गए हैं, डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। तो क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, कोलाइड होगा नहीं होगा। देखें, ये मैंने क्वेश्चन दिया है, बताओ, चेक करके बताओ ये दो प्रोजेक्टाइल कोलाइड करेंगे या नहीं। तो क्या करना है पहले इन दोनों के कंपोनेंट्स कंपोनेंट। चलो कर देते हैं, यहाँ आएगा कॉस, यहाँ आएगा साइन, तो ये 10 और 10 तो 10 और 10 ये कंपोनेंट कर लेते हैं। क्या आएंगे कंपोनेंट, कंपोनेंट 30 एंड 40। अरे यार 40 इंटू यहाँ पर साइन 53 आएगा, मतलब 4/5 32 आएगा यार ये। और ये वाला कितना आएगा, 24। अब बताओ क्या कोलाइड करेंगे क्या दोनों का भी? नहीं। नहीं करेंगे, तो बात ही खत्म, स्टोरी पूरी खत्म। ओके, यस सर। 10 और 32 इक्वल नहीं है, कोलाइड नहीं करेगा। Prove that the two projectiles will collide. Also find when and where. तो अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये कोलाइड करेंगे। तो क्या तरीका है, कर लो इसके हाँ, दो वो वर्टिकल कंपोनेंट, ये 40 और ये 40 और ये 40 कोलाइड करेगा या नहीं? हाँ। करेगा। नंबर 2, टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस कितनी है 140 और कौन सी स्पीड यूज होगी डिस्टेंस कवर करने के लिए, हॉरिजॉन्टल। कितनी 40 नहीं 70 70। तो कितनी देर में ये लोग कोलाइड कर देंगे, 2 2 सेकेंड। सेकेंड। अब आ जाओ तुरंत रियल में, इसे भूल जाओ और इसे मान लो कि 2 सेकेंड में ये कहाँ पहुंच जाएगा, समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो 2 सेकेंड में इसका निकाल दो x, इसका निकाल दो y, तो पक्का ये वाला भी यहीं पर होगा और ये वाला भी यहीं पर। ओके ओके सर। ओके सर। पक्का समझ आ गया ना यार रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल? हाँ सर। विदाउट रिलेटिव सॉल्व करोगे ना, सोच पाना भी बहुत मुश्किल है कि ये कहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा। ओके ना, हाँ यस सर। सर। ओके सर। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर प्रूव किया, उनकी स्पीड निकाली, टाइम निकालना, और 2 सेकंड बाद दोनों का क्या सॉल्व कर दिया, किसी एक को पिक करके x और y, तो वो 80,60 पर मीट करेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो 60 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और हाइट होगी 80। क्लियर, सॉरी 80,60 था शायद, x 80 है, मतलब कहाँ पर कोलाइड होने वाले हैं, मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे 80 पर और कितनी 60 की हाइट पर, यहाँ कहीं पर वो कोलाइड होंगे। ओके ना, हाँ सर। यस सर। तो पक्का रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल क्लियर है? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो आज की यही 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी कि प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव को कैसे यूज करना है। आप क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट ही प्रोजेक्टाइल कर रहे हो। देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्या दिया, एक प्रोजेक्टाइल थ्रो हो रहा है और एक, लीनियरली जा। तो अगर आप इसे रिलेटिव से सॉल्व करने लगे तो इस पे तो एक्सेलरेशन जी फील हो रहा है, ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है, बट ये तो स्ट्रेट जा रहा है ना, जी का इस पे इफेक्ट है क्या? नहीं तो रिलेटिव में एक्सेलरेशन 0 आएगा क्या? नहीं
तो ये क्वेश्चन रिलेटिव से और टफ हो जाएगा, समझा कि नहीं? हाँ ये नॉर्मली सॉल्व करना इजी होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल पोजीशन, कि ये कितनी दूर है, सो दैट बी ए हिट द बी। ओके, हाँ रिलेटिव नहीं लगाना, कॉमन सेंस लगाना है। मान लेते हैं कि ये थोड़ा आगे जाके हिट करना पड़ेगा ना, अरे भाई ये आगे ही जाके हिट करेगा ना, तभी तो पॉसिबल है। हाँ हाँ तो अगर इसने टाइम लिया कितना टी, तो निकाल सकते हो ना कितना टाइम लेगा। हाँ 2u sin थीटा बाई जी, कितना टाइम लिया? 10 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ये कितना आगे आ गया? 200 हाँ 200, क्योंकि कॉमन स्पीड से चल रहा है। अभी क्या निकाल लो इसकी, तो रेंज पता चल जाएगा ना कि कहाँ पर कितनी दूर थे इनिशियली वो। हाँ हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो पार्टिकल देख के सीधा मत रिलेटिव लगाने लग जाना। प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव इजी तब है जब दोनों क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट प्रोजेक्टाइल। क्यों? क्योंकि उनका रिलेटिव का ए 0, वो लीनियर मोशन बन जाती है। लेकिन अभी लगाने लग जाओगे तो एक्सेलरेशन वाली आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। ओके ना? ओके सर। तो देखो यहाँ पर मैंने रिलेटिव से हाँ, समझाया है, रिलेटिव से ट्राई किया है मैंने। ये 50 था, ये 50 था, और ये आगे जा रहा था 20 से। तो क्या y में कोई चेंजेस हुए क्या रिलेटिव में? नहीं। कितना ही बचा रिलेटिव में? 50। जबकि हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव में क्या आएगी? 30। इसका मतलब रिलेटिव में इसे क्या फील होगा कि इसके पास डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि किससे जा रहा है, यहाँ पे 30 और यहाँ पर 50 से। और अब 50। इसे डायरेक्टली इसे हिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव में ये तो रेस्ट पे है ना। हाँ इसकी रेंज निकाल दो, तो रेंज ही वो डिस्टेंस हो जाएगी ना। यस सर। और रेंज का बताओ क्या फॉर्मूला यूज करूं मैं इस बार? क्या थीटा सेम है क्या? नहीं, थीटा बदल गया होगा। 45 है क्या थीटा अब? नहीं, ये थीटा तो रिलेटिव है ना, जो कि कैसे निकालेंगे tan थीटा 50/30। ओके ना यार, समझा कि नहीं थीटा रिलेटिव? बट इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपोनेंट दिए हैं तो बताओ रेंज कैसे निकलती है? डायरेक्ट बता चुका हूँ। 2ux into uy by g. वेरी गुड यार, 2ux uy जी, बेस्ट, परफेक्ट आंसर आ गया। 2 इंटू यू एक्स कितना है? 30 इंटू 50/जी। क्लियर? तो आंसर कितना आ गया? 300 मीटर। मतलब इनिशियली कितनी दूर था वो? 300 मीटर। तो देखो ऐसा नहीं है, मैंने बोल जरूर दिया कि मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो फिर से एक प्रोजेक्टाइल बन गया है। अदरवाइज आप दोनों मेथड भी यूज कर ही सकते हो। देखो इसमें रिलेटिव से भी जल्दी ही आ गया, विदाउट रिलेटिव भी कर ही सकते हैं। समझ आया कि नहीं बताओ? यस सर ठीक है, तो मुझे लगता है प्रोजेक्टाइल सारा कुछ समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर। प्रोजेक्टाइल की शीट में भी डाउट वगैरह है क्या कुछ? नहीं, तो कोई बात नहीं। कल मैं डाउट लूंगा डीसी पांडे के, ऑल डाउट्स। ठीक है, डीसी पांडे ऑल डाउट्स लूंगा अलग अलग। मैं आपको ग्रुप में टाइमिंग इन्फॉर्म कर दूंगा, जो भी शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कब नीट का रहेगा, कब जेई का। ओके, यस सर यस तो सर। प्रोजेक्टाइल हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लो। और आज जो बोला है एग्जाम्पल में 2-3 क्वेश्चंस हैं, आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके ओके सर ओके सर। ठीक है, चले तो कल हम डिस्कशन करेंगे डीसी पांडे बुक का। कोई भी डाउट है, अगर आपका काइनेमेटिक्स का भी डाउट रिमेनिंग है, प्रोजेक्टाइल अगर जल्दी डिस्कस हो जाएगा तो प्रीवियस भी कर लेंगे डिस्कस। ओके
ठीक है, चलो ठीक है फिर, टेक केयर एवरीवन। हाँ, बाय सर, थैंक Yes, यू। thank you, sir. Bye, Thank sir. you, sir. Bye, Bye. sir. Yes, sir. Bye, sir.